करते हैं। So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Ayushi Arora and I welcome you all. So today we are doing class 12th economics of CBSE board and today we are doing Indian economics. तो आज हम Indian eco कर रहे हैं and it has been a very fascinating topic, the topic which we are doing today. So today we are doing poverty. यानी कि हम गरीबी की बात कर रहे हैं. So poverty has been a very crucial issue in today's scenario. All right, because हम कोई भी सिचुएशन ले लें तो हर सिचुएशन में आज की डेट में आप किसी से भी बात करो तो वो क्या बात करेंगे कि गरीबी बहुत है, पैसों की कमी है. सो इट मीन्स देयर इज पॉवर्टी, गरीबी है. अब हमने गरीबी की बात की थी, इसकी पहले कुछ वीडियोस बन चुकी है. सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म पॉवर्टी? क्या हम सबको गरीब कह देते हैं? तो हमने बोला था कि जिसकी बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल नहीं होती उसको हम गरीब कहते हैं. बेसिक नेसेसिटीज लाइक व्हाट? फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज. कि भाई रोटी, कपड़ा, मकान मिलना चाहिए और हमें अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए और अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज मिलनी चाहिए. अगर हमें ये मिलता है देन तो हम पुअर नहीं है, देन वी आर अबव पॉवर्टी लाइन. और अगर हमें ये सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स नहीं फुलफिल हो रही है देन अ पर्सन इज बिलो पॉवर्टी लाइन. इजंट इट? यही बातें हमने डिस्कस की थी. फिर हमने बात की थी अपनी फर्स्ट वीडियो के अंदर एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी. शायद ये वीडियो 2 की बात होगी, मतलब याद नहीं है मुझे कौन सा टॉपिक कौन सी वीडियो में है, बट बहुत सारी वीडियोस हैं तो आप सारी ऑर्डर में देख लेना. तो हमने ये बात की थी. अब लास्ट वीडियो में मैंने बात आपके साथ डिस्कस की थी कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, कि क्या क्या कारण है पॉवर्टी के, गरीबी के क्या क्या कारण है. तो उसके अंदर हमने बात की थी कि इन्फ्लेशन है. इन्फ्लेशन मतलब क्या? महंगाई बढ़ रही है, इस वजह से गरीबी है. फिर हमने बात किया था कि जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन इतनी ग्रो कर रही है उसकी वजह से पॉवर्टी है ना. एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड में तो हमने क्या बात की थी कि one point was inflation, one point was population, one point was regarding the हाँ ये वाले पॉइंट्स शो करो, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दो. तो हमने क्या क्या बात की थी? हमने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात की थी, यानी कि राइज इन पॉपुलेशन. देन वी टॉक्ड अबाउट द हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, जिसके अंदर हमने डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को डिस्कस किया था. ठीक है, डिस्गाइज्ड का मतलब क्या होता है कि जितने लोग एक फार्म लैंड पे रिक्वायर्ड नहीं है उस ऑक्यूपेशन को करने के लिए, उससे ज्यादा लोग उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है. जैसे कि मैंने कल एग्जांपल दिया था कि एक फील्ड है और फील्ड में 10 लोगों की जरूरत नहीं है काम करने की, लेकिन घर के 10 लोग उसी फार्म लैंड के ऊपर काम कर रहे हैं. सो दैट उसमें सिर्फ मान लो 7 लोगों की जरूरत है, तो 3 लोग क्या हो गए? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का पार्ट होंगे वो लोग. ठीक है. फिर ऐसे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, की यानी कि सीजन के कुछ टाइम पे तो आपके पास काम है और बाकी पूरा साल कोई काम नहीं है. ठीक है, दैट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. तो देयर इज लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा, इंडस्ट्रीज इतनी ज्यादा नहीं डेवलप हो रही, जिसकी वजह से भी गरीबी है. नाउ अनदर पॉइंट इज पुअर स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर भी हमारा इतने अच्छे से डेवलप नहीं हो रहा है, इसकी वजह से गरीबी है. नाउ हाई लिटरेसी रेट. अगर आप पढ़े लिखे नहीं होंगे तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट अर्न, राइट? इजंट इट? सो ये वाली सारी चीजें हम इसमें पढ़ते हैं. These are the causes of poverty. Now there is high level of indebtedness. Indebtedness means what? कि vicious cycle of debt है, कि हमारे ऊपर कर्जा आ जाता है. इसके अंदर मैंने एग्जाम्पल डिस्कस किया था कि फार्मर्स है तो उन्होंने एक मनी लेंडर से क्या लिया है? कर्जा लिया है ताकि वो अपनी क्रॉप को ग्रो कर सके. दिस इज द हाई लेवल ऑफ इंडेटनेस. और
इनइक्वालिटीज है इनकम की, किसी के पास ज्यादा पैसा और किसी के पास बिल्कुल ही नहीं है. सो रिच आर गेटिंग रिचर एंड पुअर आर गेटिंग मोर पुअरर, isn't it? We talked all these things, right? उसके अंदर हमने बात किया था इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन में बता चुकी हूँ, महंगाई, राइज इन प्राइजेस. तो जिसके अंदर मैंने टमाटोज का एग्जांपल डिस्कस किया था आपके साथ कि पहले टमाटर अगर 20 रुपए किलो आता था तो आज की डेट में 80 रुपए किलो है. वो 60 रुपीज का क्या हुआ? इन्फ्लेशन हुआ है, राइज इन प्राइस हुआ है 60 रुपीज का. सो these were the things which we talked under the causes of poverty. आगे चलो थोड़ा सा बेटा जी, एक एक ऊपर ऊपर इसके ऊपर. कंक्लूजन के बाद हमने बात की थी गवर्नमेंट अप्रोच टू रिमूव पॉवर्टी, कि भाई हमने कारण पढ़ लिए कि ये रीजंस हैं जिसकी वजह से पॉवर्टी हो रही है. सो व्हाट आर द अप्रोच टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिमूव पॉवर्टी? सो गवर्नमेंट्स अप्रोच टू रिमूव पॉवर्टी यानी कि गवर्नमेंट ने क्या ऐसी कोशिशें करी गरीबी को हटाने के लिए. तो गवर्नमेंट ने 3 मेजर चीजें करी हैं. नंबर 1 इज ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, कि ग्रोथ के रिगार्डिंग हम काम करेंगे, जिसके अंदर लिखा है बेस्ड ऑन एन एक्सपेक्टेशन दैट द इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ वुड स्प्रेड टू द ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी वो पूरे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी तक फैलेगी. जिसके अंदर हमने ग्रीन रेवोल्यूशन की बात की थी कि हमने सोचा था कि भाई ग्रीन रेवोल्यूशन आएगा तो पूरी कंट्री में यील्ड वगैरह सारी चीजें अच्छे से होगी, क्रॉप प्रोडक्शन अच्छे से होगा, तो हमारी कंट्री प्रोग्रेस करेगी और गरीबी हट जाएगी. ठीक है, बट ऐसा हुआ नहीं. ऐसा नहीं हुआ क्योंकि हमने बात की थी वो रीजनल डिस्पैरिटीज आ गई. वहां पर सिर्फ हरियाणा और पंजाब के अंदर ही ग्रीन रेवोल्यूशन ने प्रोग्रेस किया, बाकी स्टेट्स में वो चीजें प्रोग्रेस पे नहीं थी. दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स. सो अब ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच ने काम नहीं किया तो इसलिए गवर्नमेंट किस पे आ गई? पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स पे. पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स मैं 4.9 में डिटेल में डिस्कस करूंगी कि गरीबी को हटाने के लिए क्या क्या प्रोग्राम्स चलाए गए, उसको मैं आगे डिटेल में डिस्कस करूंगी. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज मिनिमम नीड्स प्रोग्राम. ठीक है, आज की क्लास में हम पहले मिनिमम नीड्स प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स पे जाएंगे. इतना समझ में आ गया कि पढ़ने के वाले हैं? ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू द मिनिमम नीड्स प्रोग्राम. यानी कि मिनिमम नीड्स प्रोग्राम का मतलब कि लोगों की मिनिमम बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है, बेसिक एमिनिटीज जो उनको चाहिए वो फुलफिल हो जाए, है कि नहीं? जो बेसिक रिक्वायरमेंट है एक पर्सन की वो फुलफिल हो जाए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये एक प्रोग्राम है मिनिमम नीड्स प्रोग्राम जो कि आपकी गवर्नमेंट ने चलाया है. इसको पढ़ना शुरू कीजिए और पेज को थोड़ा सा छोटा कर दो, साइड का दिख नहीं रहा, हल्का सा. Minimum needs program. This approach has been बेटा जी initiated. एक सेकेंड, इसको पहले छोटा करो पेज को, साइड का वो मुझे दिख ही नहीं रहा, सारा फॉन्ट कट हो रहा है. कर दिया मैंने छोटा, तो इतना हो जाएगा. इतना ही हो रहा है, इससे ज्यादा नहीं हो रहा. चलो ठीक है, कोई नहीं, पढ़ो पढ़ो आप. Minimum needs program. This approach has been initiated from the fifth year plan. It aims to provide minimum basic amenities to the people. India was among the pioneers in the world to visualize that people's living standard could be improved through the public expenditure on social consumption needs, food grains at subsidized rate, education, health, water supply, and sanitation. Programs under this approach are expected to supplement the consumption of poor, create employment opportunities, bring improvements in health and education. Three major programs that aim at improving the food and nutritional status of poor are. इसका जो ये स्टार्टिंग का पैराग्राफ है ये मैंने कल एक्सप्लेन किया था, आज आप एक्सप्लेन करेंगे. बताइए क्या एक्सप्लेन किया था?
तो जो हमारा मिनिमम नीड्स प्रोग्राम है, वो हमारा फिफ्थ 5 ईयर प्लान से आया है, जिसमें वो बताता है, उसका मेन एम है जो लोगों के पास बेसिक अमेनिटीज नहीं है उनको वो बेसिक अमेनिटीज प्रोवाइड करना। उन्होंने बताया कि जो इंडिया है वो ऐसी कंट्री है वर्ल्ड में जिसमें जो उस जिसमें पीपल का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको इम्प्रूव करना था थ्रू पब्लिक एक्सपेंडिचर और सोशल कंजम्पशन, जैसे फूड ग्रेन्स एट सब्सिडाइज रेट। मतलब उन्होंने बोला था कि जो फूड ग्रेन्स है वो कम रेट में मिलने चाहिए। एजुकेशन, हेल्थ, वाटर सप्लाई और सैनिटेशन जो लोगों के पास नहीं पहुंच पा रही उनको सब ये फ्री में मिलनी चाहिए। फिर उन्होंने बोला प्रोग्राम्स जिस अंडर अप्रोच है। हाँ, तो उन्होंने बोला ये जो प्रोग्राम है इसमें ये लोगों के लिए सप्लीमेंट प्रोवाइड करता है उन्हें इन चीज़ों को लेने का कम रेट में, जितना वो खरीद सकते हैं उसमें, और उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करता है और उनके लिए हेल्थ और एजुकेशन भी प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला इसके 3 मेजर प्रोग्राम्स हैं जिसमें फूड और न्यूट्रिशनल स्टेटस इम्प्रूव होता हम्म। तो बेसिकली बोला गया कि इंडिया एक ऐसी वन वन ऑफ द पाइनियर्स, पाइनियर्स का मतलब क्या होता है, जिन्होंने शुरुआत करी। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक कंट्री है जिन्होंने शुरुआत करी कि सारी चीजें किस पे मिलनी चाहिए, सब्सिडाइज्ड रेट पे। यानी कि ग्रेन्स हैं, अगर किसी को दाल चाहिए, आटा चाहिए, चीनी चाहिए, ये सारी चीजें किस पे मिलनी चाहिए, सब्सिडाइज्ड रेट पे मिलनी चाहिए, यानी कि ज्यादा महंगा नहीं मिलना चाहिए। एजुकेशन अच्छी प्रोवाइड होनी चाहिए, हेल्थ अच्छी प्रोवाइड होनी चाहिए, वाटर सप्लाई ठीक से मिलना चाहिए, सैनिटेशन फैसिलिटीज इंश्योर होनी चाहिए। सो दीज वर द थिंग्स विच वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसके अंदर बात करते हैं कि गरीब लोगों को सारी अपॉर्चुनिटीज मिले, वेदर इन हेल्थ सेक्टर, वेदर इन एजुकेशन सेक्टर्स, ठीक है, और वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, तो सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज इनको मिले। ये सारी अपॉर्चुनिटीज मिलने के लिए 3 major programs that aim at improving the food and the nutritional status of the poor। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फूड है कि नहीं, जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, वी नीड फूड। तो फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फूड अगर इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए गवर्नमेंट ने 3 major programs चलाए हैं, जिसके अंदर फूड की बात की गई है। नंबर 1 इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आगे करते जाओ, पेज दिखाते जाओ। नंबर 2 इज इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। नंबर 3 इज मिड डे मील। तो आज हम 3 ऐसे प्रोग्राम्स के ऊपर बात करेंगे जो कि आपके किसके बारे में बात कर रहे हैं, एक पर्सन की जो फूड और न्यूट्रिशनल स्टेटस है पुअर का, उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं। सो नाउ आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज डू सब्सक्राइब इट, बिकॉज देन ओनली यू विल बी रिसीविंग अ नोटिफिकेशन फॉर फर्दर वीडियोज, राइट। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करेंगे। देन अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अगर कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं कि फूड और न्यूट्रिशनल स्टेटस एक पुअर को मिले, इसके लिए 3 प्रोग्राम्स को हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। सो प्रोग्राम नंबर 1 इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विच इज PDS। इसको पढ़ना शुरू कीजिए। Public Distribution System (PDS). It is an Indian food security system established to distribute essential commodities like wheat, rice, sugar, kerosene, etc. at affordable prices. PDS operates under the joint responsibility of central and the state government. The central government, through Food Corporation of India (FCI), has assumed the responsibility for the procurement, storage, and transportation and bulk allocation of grains to the state government. Indian government launched Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana (PMGKAY) under the
under which eligible beneficiaries receive 5 kg of food grains and 1 gram free per month during the coronavirus crisis. हाँ जी, क्या समझ में आया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से? उन्होंने बोला है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो इंडिया है उसमें जो भी लोग चीज़ों को नहीं खरीद पाते हाई प्राइसेस में, उन्हें वो कमोडिटीज प्रोवाइड की जाती है, एसेंशियल कमोडिटीज प्रोवाइड की जाती है, जैसे व्हीट, राइस, शुगर, केरोसिन एक्सेट्रा, उनके अफोर्डेबल प्राइसेस पे। और ये जो कंट्रोल करता है, ये बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करता है इस चीज़ को, और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं इसको। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ इन सब चीज़ों की प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन और बल्क एलोकेशन ऑफ फूड ग्रेन्स करती है स्टेट गवर्नमेंट को। फिर स्टेट गवर्नमेंट इसको आगे उन लोगों को प्रोवाइड करवाती है। फिर उन्होंने बताया जो इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का प्रोग्राम किया था, जिसमें जो भी बेनिफिशरीज हैं उन्हें 5 kg ऑफ फूड ग्रेन्स प्रोवाइड होता था, और 1 kg ग्राम फ्री पर मंथ मिलता था कोरोना वायरस के टाइम। ग्राम मतलब चना, जो चने हैं वो 1 किलो चने फ्री देते थे, ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब ये सिस्टम समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिर्फ इसलिए नहीं कि क्लास 12th बोर्ड एग्जाम है और हमारा ये पेपर में आना है, ये सिस्टम वैसे भी समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तभी भी, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तभी भी, अगर आप कोई प्रिपरेशन नहीं कर रहे तभी भी इम्पोर्टेंट है ये समझना। क्यों? अगर हमें अपनी सोसाइटी के बारे में ये नॉलेज ही नहीं होगी कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम्स लॉन्च की है, तो हम बात को नहीं समझ पाएंगे, है ना। सो इट इज एन इंडियन फूड सिक्योरिटी सिस्टम। ये क्या है? ये इंडियन फूड सिक्योरिटी सिस्टम है, established to distribute essential commodities। ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि लोगों के लिए चीजें क्या करनी है? डिस्ट्रीब्यूट करनी है। एसेंशियल्स क्या करने हैं? डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो एसेंशियल कमोडिटीज क्या क्या होती है? व्हीट होता है, गेहूं बहुत इंपॉर्टेंट है, राइस, चावल, शुगर, केरोसिन एक्सेट्रा एट अफोर्डेबल प्राइसेस। ये सारी चीजें जो एसेंशियल कमोडिटीज है वो सबको अफोर्डेबल प्राइसेस पे मिले। PDS operate under the joint responsibility of the central and the state governments। जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ये ऑपरेट करता है अंडर द जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की क्या होती है? जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट through Food Corporation of India, which is your FCI, has assumed the responsibility for procurement, storage, transportation, and the bulk allocation of food grains to the state government। अब इस लाइन को समझो, लिखा है the central government, यानी कि जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, through Food Corporation of India। अब आपकी एक फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, जो सारा खाने वगैरह का ध्यान रखता है। has assumed the responsibility for procurement, यानी कि अनाज का लाना, प्रोक्योर करना, उसको इकट्ठा करना, उसके स्टोरेज, ठीक है, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करना, एंड द बल्क एलोकेशन ऑफ फूड ग्रेन्स टू द स्टेट गवर्नमेंट। कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या क्या काम कर रहा है? पहले तो प्रोक्योर कर रहा है फूड ग्रेन्स को, अनाज को लेके आ रहा है, फिर उसे स्टोर कर रहा है, फिर उसे ट्रांसपोर्ट कर रहा है अलग अलग जगहों पर, फॉर दी एंड दी बल्क एलोकेशन ऑफ फूड ग्रेन्स। और बल्क में एलोकेट करते हैं फूड ग्रेन्स को, आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया जाता है और आगे स्टेट गवर्नमेंट लोगों को देती है, ठीक है। यानी कि अनाज को क्या किया जा रहा है? बांटा जा रहा है गरीब लोगों में। अब इसमें लिखा जा रहा है द इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च्ड प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। अन्न योजना, अन्न क्या होता है? खाना। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये नाम याद रख लेना, ये इसका शॉर्ट फॉर्म दे रखा है PMGKAY, ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, अंडर विच eligible beneficiaries received
5 kg ऑफ फूड ग्रेन्स यानी कि 5 किलो अनाज मिलता है, एंड 1 kg ग्राम यानी कि 1 किलो चना मिलता है, ठीक है, फ्री पर मंथ ड्यूरिंग दी कोरोना वायरस क्राइसिस। जब आपका कोविड क्राइसिस हुआ था तो उस समय पर बहुत सारी चीजें क्या हुई, फ्री में लोगों को दी गई, बिकॉज उस समय पर क्या था, सबको घर में बैठना था, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था, है ना, लोग एम्प्लॉयड नहीं थे, तो इसलिए गरीब लोगों को फ्री में अनाज दिया गया। यहाँ से वन मार्कर बन सकता है, समझ में आ गया? क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं? चलिए आगे चलिए फिर। हाँ जी, तो आपका जो फर्स्ट प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो गया, दैट वाज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब आपका दूसरा जो प्रोग्राम है दैट इज इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेशन समझते हो, जब दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में जुड़ जाती हैं, दैट इज नोन एज इंटीग्रेशन, ठीक है, यानी कि इकट्ठे बहुत सारी चीजों को जोड़ के क्या कर रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम बना रहे हैं। अब पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है और फिर इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। चलो पढ़ना शुरू करो। Integrated Child Development Scheme. This scheme was launched on 2nd October 1975 by the Government of India and represents one of the world's largest and unique programs of early childhood care and development. The beneficiaries under the scheme are children in the age group of 0 to 6 years, pregnant women, and feeding mothers. Objectives of the scheme are to improve nutritional and health status of children in the age group of 0 to 6 years, to lay the foundation for proper physiological and physical and social development of the children, to reduce the incidence of mortality, morbidity, malnutrition, and school dropout, to achieve effective बेटा जी वो दिख नहीं रहा स्क्रीन पे, थोड़ा co- ऊपर करो। आप बुक से पढ़ रहे हो क्या? हाँ, चलिए चलिए पढ़िए पढ़िए। to reduce the incidence of mortality, morbidity, malnutrition, and school dropout, to achieve effective coordination of police and implementation amongst the various departments to promote child development, and to enhance the capability of the mother to look after the normal health and nutrition needs of the child through the proper nutrition and health education. हाँ जी, बताइए क्या समझ में आया? उन्होंने ऊपर बोला जो ऊपर कर दो, पहले ऊपर से दिखाना, स्क्रीन में भी ऊपर कर दो। हाँ जी, चलिए उन्होंने पहले ऊपर वाला समझाएंगे फिर ऑब्जेक्टिव समझाएंगे। बताइए क्या समझ में आ रहा है? पहले उन्होंने बोला है जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है वो हमारा 2 अक्टूबर 1957 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू लॉन्च किया गया था, जिसमें ये वर्ल्ड का फर्स्ट वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूनिक प्रोग्राम्स है अर्ली चाइल्डहुड के लिए, जिसमें जो बेनिफिशरीज हैं वो ग्रुप 0 to 6 years के हैं और प्रेग्नेंट वुमेन है और फीडिंग मदर्स हैं। फिर ऑब्जेक्टिव्स जो है स्कीम के वो है कि जो भी बच्चे 0 to 6 years के हैं उनके न्यूट्रिशनल और हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करना है। और सेकंड पॉइंट है सेकंड पॉइंट है उनके लिए एक ऐसी फाउंडेशन बनानी है जहाँ पे उनकी हेल्थ फिजिकल हेल्थ और सोशल डेवलपमेंट एक चाइल्ड की बढ़ जाए। फिर उन्होंने बेटा बोला है वो साइकोलॉजिकल है, इसको साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल। हाँ, फिर उन्होंने थर्ड पॉइंट में बोला है टू रिड्यूस द incidence of mortality, malnutrition, mobility, and school dropout. Uh, फिर थर्ड पॉइंट में को इतना समझ नहीं आया। uh, हाँ, और फोर्थ पॉइंट है कि एक मदर की कैपेबिलिटी को एनहांस करना कि वो अपने जो चाइल्ड है उसकी नॉर्मल हेल्थ और न्यूट्रिशनल नीड्स को फुलफिल कर पाए थ्रू प्रॉपर न्यूट्रिशन और प्रॉपर हेल्थ एजुकेशन। ठीक है, ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ पे लेकर जाओ। लिखा है दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन 2 अक्टूबर। जो आपका इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है ये कब लॉन्च हुआ था? 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को क्या होता है? गांधी जयंती भी होती है, ठीक है। तो
2 अक्टूबर को आपका इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम लॉन्च हुआ था। कब हुआ था? 1975 में। ठीक है, आपने पढ़ते टाइम 57 बोल दिया था, 57 नहीं है, 1975 में। ठीक है, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये लॉन्च किया। डेट याद करना इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ से 1 मार्कर बन सकता है। तो कब हुआ आपका? 2 अक्टूबर 1975 में। गांधी जयंती से याद रख लेना। ठीक है, आगे लिखा है 1975 by the government of India and represent one of the world's largest and unique programs for the early childhood care and development। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें बच्चे की अर्ली चाइल्डहुड केयर के बारे में बात की गई है कि ड्यूरिंग द अर्ली चाइल्डहुड के टाइम पर बच्चे को केयर मिलनी चाहिए। द बेनिफिशियरीज अंडर द स्कीम आर चिल्ड्रन। बेनिफिशरीज कौन है? यानी कि बेनिफिट किसको मिलेगा? बच्चों को मिलेगा, चिल्ड्रन को मिलेगा। इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 years, प्रेग्नेंट वुमेन एंड फीडिंग मदर्स। तो यानी कि मदर्स को भी बेनिफिट मिलेगा और बच्चों को भी बेनिफिट मिलेगा। कहाँ तक के बच्चों को? 6 साल तक के बच्चों को। ठीक है, 6 years तक के जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन है, उनको तब बेनिफिट मिलेगा। Now, what are the objectives of these scheme? ठीक है, इन स्कीम्स की ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? चलिए करिए। हाँ जी। So the first objective is to improve the nutritional and the health status of children. न्यूट्रिशन और हेल्थ स्टेटस इंप्रूव होना चाहिए 0 to 6 years तक। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, टू ले द फाउंडेशन फॉर प्रॉपर साइकोलॉजिकल, फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। देखिए, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिजिकल डेवलपमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सोशल डेवलपमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि समाज में भी जो एक चाइल्ड है वो किस तरीके से डेवलप करेगा, सोसाइटी में किस तरीके से डेवलप करेगा। जो थर्ड पॉइंट है, जो कि आपको समझ में नहीं आया था, इसको ध्यान से सुनना, थर्ड और फोर्थ को। ठीक है, टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ मोर्टालिटी, या मोर्टालिटी रेट को कम करना, यानी कि जो बच्चे जल्दी जल्दी मर जाते हैं उसको मोर्टालिटी रेट को कम करना। मॉर्बिडिटी, माल न्यूट्रिशन एंड स्कूल ड्रॉप आउट। तो हमें बच्चों के जो अर्ली डेथ रेट होता है, जो अर्ली चाइल्ड जल्दी जल्दी जो मर जाते हैं, तो उसको डेथ रेट को कम करना है। फिर माल न्यूट्रिशन है, जो बच्चे यानी कि जो कुपोषण के शिकार हैं, जिनको खाना नहीं मिलता है, तो उन बच्चों को हमें प्रॉपर फूड प्रोवाइड करना है। और स्कूल ड्रॉप आउट, कि बच्चे ऐसा ना हो कि वो स्कूल छोड़ दें। ठीक है, गरीबी की वजह से, पॉवर्टी की वजह से ऐसा ना हो कि बच्चे आपका स्कूल छोड़ दे। तो इसलिए ये यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। Another very important point is to achieve effective coordination of policy and implementation amongst the various departments to promote child development. क्या क्या होना चाहिए? To achieve effective coordination of policy, ये आपकी जो पॉलिसी है ये ठीक तरीके से काम करे, इसका इम्प्लीमेंटेशन हो among the various departments to promote child development। तो क्या करना चाहिए? इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, ताकि चाइल्ड डेवलपमेंट प्रमोट हो सके, बच्चे का डेवलपमेंट हो सके। इसलिए पॉलिसी का कोऑर्डिनेशन और इम्प्लीमेंटेशन ठीक तरीके से होना चाहिए। इतनी बात समझ में आई? आगे लिखा है, टू एनहांस द कैपेसिटी ऑफ द मदर to look after the normal health and nutritional needs of the child through proper nutrition and health education। ठीक है, एजुकेशन ही लिखा है ना एंड में, मेरे यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंट क्लियर नहीं है। सो यानी कि मदर की कैपेबिलिटी को भी बिल्डअप करना है, ताकि वो प्रॉपरली न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके एक बच्चे को, उनको
हेल्थ के बारे में बता सके, उनको हेल्थ एजुकेशन दे सके, न्यूट्रिशन दे सके, है ना। ये सारी चीजें आती हैं आपकी इस स्कीम के अंदर। इतना समझ में आ गया? कोई डाउट है? कुछ ऐसा जो ना समझ में आया हो? नहीं? चलिए, जो आपका नेक्स्ट स्कीम है बेटा जी, ऊपर कर दो, दैट इज मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम बहुत सिंपल है, यानी कि गरीब बच्चों को स्कूल के अंदर ही खाना दिया जाता है। स्कूल के अंदर खाना क्यों दिया जाता है? ताकि बच्चे स्कूल में आए। इसी लालच की वजह से बच्चे क्या होते हैं, स्कूल में आते हैं कि एक टाइम का उन्हें खाने को मिलेगा फ्री में। तो इसलिए पेरेंट्स भी बच्चों को स्कूल भेज देते हैं कि चलो हमारे पास तो खाना नहीं है, बच्चे स्कूल में जाकर पढ़ भी लेंगे और खाने को भी मिल जाएगा, है कि नहीं। चलिए पढ़िए और बताइए क्या लिखा है। Midday Meal Scheme. This scheme has been initiated by the Government of India to increase the sanitation, attendance, and to simultaneously बेटा improve the रिटेंशन। retention, attendance, and simultaneously improve the nutritional level amongst the children. Under this program, free lunch is supplied on working days for children in primary and upper primary classes in the government and government aided local body education local body education guarantee scheme and alternative innovation education centers, madrasa and maktabs. This मदरसास, मदरसा होते हैं ना। आपने वो मूवी देखी थी बजरंगी भाईजान? hmm, देखी थी? उसके अंदर uh, जब वो एक जाता है तो वहां पर आपने देखा होगा मस्जिद के अंदर सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं। तो hmm, जहां पर वो सारे बच्चे पढ़ते हैं मस्जिद के अंदर, उसको बोलते हैं मदरसा। ठीक है। जैसे हम लोग हमारे जैसे हिंदूज में तो ऐसे नहीं होता। जैसे सिख्स का होता है, सिखों के अलग स्कूल्स होते हैं, और बाकी आपका मुस्लिम्स के होते हैं, क्रिश्चियंस के होते हैं अलग स्कूल्स। तो इसी तरीके से मदरसा क्या होता है, जो मस्जिद के अंदर ही जहां पर मुस्लिम बच्चे बैठकर पढ़ते हैं उसको मदरसास बोलते हैं। मदरसास and एंड मकताब्स। आगे पढ़िए। this scheme covers approximately 120 million children in over 12 lakhs 65,000 schools and education guarantee scheme centers, which is largest of its kind in the world. हाँ जी। तो इसके अंदर हमने बात क्या की है, मिड डे मील स्कीम की बात की है। ये जो स्कीम है हैज बीन इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये स्कीम को इनिशिएट किया है। क्यों किया है? फॉर द एनरोलमेंट, रिटेंशन एंड अटेंडेंस एंड टू स्टिमुलेट इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल लेवल अमंग द चिल्ड्रन। यानी कि पहला बच्चों को एनरोल करने के लिए, दूसरा उनको रिटेन करने के लिए ताकि वो ज्यादा लंबे समय तक स्कूल के अंदर रहे। ठीक है। उनकी अटेंडेंस इंक्रीज हो जाएगी। बच्चों को अगर खाने को मिलेगा तो खाने की लालच की वजह से बच्चे स्कूल आएंगे तो पढ़ाई भी करेंगे। एंड साइमल्टेनियसली जो उनकी जो न्यूट्रिशनल लेवल है वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। मिड डे मील्स में उनको अच्छे से खाना दिया जाता है स्कूल में, ताकि जिन बच्चे को न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा, अगर घर पे खाने को नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, तो एटलीस्ट स्कूल में खाना मिल जाए बच्चे को, है ना, ताकि उसका न्यूट्रिशन फुलफिल हो जाए। So under this program, free lunch is supplied on the working days for children in primary and the upper primary classes in government and the government aided local body, ठीक है, education guarantee scheme and alternate innovative education centers, मदरसाज एंड मकतब्स। ठीक है। तो ये जो खाना है, फ्री लंच प्रोवाइड किया जाता है बच्चों को प्राइमरी में, अपर प्राइमरी में, जो प्राइमरी क्लासेस है, छोटी क्लासेस है फिफ्थ तक की, अपर प्राइमरी में भी, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हैं या जो लोकल बॉडीज हैं, ठीक है, या फिर जो एजुकेशन गारंटी स्कीम्स हैं वहां पर, या फिर जो ऑल्टरनेटिव एजुकेशन सेंटर्स है जैसे कि मदरसा हो गए, मकतब्स हो गए, यहाँ पर भी
खाने को प्रोवाइड किया जाता है। दिस स्कीम कवर्स ओवर अप्रोक्सीमेटली 3 4 5 6 7, तो यानी कि 12 करोड़ चिल्ड्रन जो है ना, 12 करोड़ चिल्ड्रन को क्या मिलता है, खाने को मिलता है इन ओवर 12,65,000 स्कूल्स, यानी कि 12 करोड़ बच्चों को खाने को मिलता है। और कितने स्कूल्स में? 12,65,000 schools में। And education guarantee scheme centers, which is the largest of this kind in the world. तो ये जो हमारी स्कीम है ये पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से लार्जेस्ट है। ठीक है, ये तीनों स्कीम्स आपको समझ में आई है। पहले हमने बात की थी बेटा जी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, विच वाज योर पीडीएस। ठीक है, दूसरी स्कीम के अंदर हमने क्या बात की थी, बताइए, नाम बता दीजिए स्कीम का। इंटीग्रेटेड बोलो। चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, कि भाई चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए हमने बात करी थी। तीसरे में हमने क्या बात करी? मिड डे मील स्कीम, खाने के लिए, कि बच्चों को लंच टाइम में स्कूल में खाना प्रोवाइड किया जाए। इतना सिंपल है, समझ में आ गया? हाँ जी। कोई कंफ्यूजन है? नहीं। नहीं, चलिए आगे चलते हैं। 4.9 विच इज पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स इन इंडिया। अब गरीबी को हटाने के लिए क्या क्या प्रोग्राम्स चलाए गए इंडिया के अंदर, इसको आप रीड कीजिए, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। Poverty alleviation programs in India. Reduction of poverty remains a major challenge before the nation. While there has been a steady decline in poverty over the last 2 decades, the total number of poor people has remained constant because of the growth in population. The government has specifically designed anti-poverty programs for generation of both self-employment and wage employment. Let us discuss self-employment programs and wage employment programs initiated by the government. हाँ जी, समझाइए, क्या समझ में आया? उन्होंने बोला है एलिवेशन का मतलब रिडक्शन है, तो जो रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी है वो हमारी कंट्री के लिए अभी भी एक बहुत मेजर चैलेंज है। तो उन्होंने बोला है कि जो हमारा पॉवर्टी में डिक्लाइन हुआ है वो बहुत स्टेडी रेट पे हुआ है लास्ट 2 डेकेड्स से, और जो टोटल नंबर ऑफ पुअर पीपल है वो अभी कांस्टेंट रहा है हमारा, क्योंकि पॉपुलेशन की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई है। फिर जो गवर्नमेंट है उन्होंने एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स जनरेट किए हैं, जैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट, तो उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी रिगार्डिंग दी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। एलिवेशन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन। तो पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए, यानी कि गरीबी को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रोग्राम्स चलाए हैं उसको हम स्टडी करेंगे। ये पैराग्राफ की एक्सप्लेनेशन तो आपने अच्छी दी है, तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही, हम डायरेक्ट प्रोग्राम्स पे आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज। थोड़ा ऊपर जाएंगे ना, ये तो 4th आ गया ना। हाँ, पॉवर्टी एलिवेशन के बाद नेक्स्ट पेज। इसमें ना एक्चुअली 15th पेज में शो मिस हो गया है। 14.16 आ गया सीधा, 14.4 के बाद, 4.14 के बाद सीधा, तो वो आया नहीं, उसमें मैंने करा नहीं होगा। वो आया क्यों नहीं मतलब? वो मैंने स्कैन नहीं किया होगा, वो मिस हो गया होगा बीच में शायद। तो अब क्या करें? या ऐसा कर लो, पहले 4.10 कर लो, उसके बाद 4.9 कर लेंगे। ठीक है। 4.10 निकालो, क्या है? 4.10 क्या है? 4.10 लास्ट है ना। पॉवर्टी हाँ। एलिवेशन प्रोग्राम्स बाद में पढ़ लेंगे, पहले 4.10 खत्म कर लो, फिर एलिवेशन इसका फोटो ले लेना और फिर कर लेंगे। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, ये हो नहीं सकता, क्योंकि हाँ। ये है क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, कि इवैल्यूएट करना है कि पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स में कमी क्या क्या रह गई। तो क्या कमी रह गई वो तो तभी समझ में आ पाएगा जब हम प्रोग्राम्स पढ़ेंगे, है जी। ना? कि ऐसे आ जाएगा।
आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। इसको दिखाना कितना बड़ा है, ये नेक्स्ट पेज करना। ये बस 1.5 पेज का है। अब बस ये यहाँ पे खत्म। अच्छा, तो ऐसा करते हैं, या तो पहले इसको समझ लो, बाद में प्रोग्राम्स पे आ जाएंगे। ठीक। चलिए पहले कमियां पढ़ लीजिए, क्योंकि बाय चांस वो पेज मिस है तो फिर वो उसको करने में बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ, तो बोल रहे हैं कि क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, द पॉलिसी टुवर्ड्स पॉवर्टी एलिवेशन हैज इवॉल्व्ड इन अ प्रोग्रेसिव मैनर। प्रोग्राम्स बहुत सारे चले हैं, और ये जो पॉलिसी है ये इवॉल्व हो रही है एक प्रोग्रेसिव मैनर में। बट हंगर, माल नरिशमेंट, illiteracy and the lack of basic amenities continue to be a common feature in many parts of India, right? चाहे हम हंगर की बात करें, चाहे हम माल न्यूट्रिशन की बात करें, या हम इलिटरेसी की बात करें, ये सारी चीजें क्या है, हमें ये शो कर रहा है कि जो बेसिक एमिनिटीज हैं वो लोगों को ठीक से प्रोवाइड नहीं हो रही है। कि नहीं बेटा जी, ऊपर नीचे मत करो। ये एक कॉमन फीचर है इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। बहुत सारी जगहों पर बेसिक चीजें प्रोवाइड नहीं हो पा रही। The poverty elevation programs have been found unsatisfactory because of the following reasons. अभी देखिए, हमने प्रोग्राम्स पढ़े नहीं है, प्रोग्राम्स पढ़ेंगे, लेकिन पहले बिकॉज वो एक पेज मिसिंग है, तो पहले आप इसका पढ़ लीजिए कि इसको इवेल्युएट कैसे किया, बाद में प्रोग्राम्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो पहला पॉइंट इज लैक ऑफ रिसोर्सेज, कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है जिसकी वजह से हमारी कंट्री के अंदर जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स है वो ठीक से काम नहीं कर पाए। ठीक है, क्या लिखा है, एज कंपेयर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉवर्टी, the amount of resources allocated for these programs is not sufficient। भाई जो रिसोर्सेज है वो सफिशिएंट नहीं है। दूसरी चीज, पॉइंट नंबर 2, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स। जो हमारे पास एसेट्स है उनका भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। कैसे हुआ है, लिखा है, ड्यू टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर एसेट्स, द बेनिफिट्स फ्रॉम पॉवर्टी। ये क्यों हिला दिया आपने? ये अपने आप हुआ है वो में। और ये वो चलो करो करो, 14। नेक्स्ट पेज करो, इसका साइज इंक्रीज करो और नेक्स्ट पेज कर दो। हम्म So, as we are talking about the unequal distribution of assets, so the assets are distributed in an unequal manner. So, due to the unequal distribution of land and other assets, the benefits from poverty elevation programs have been appropriated by the non-poor। जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है लैंड का, एसेट्स का, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो बेनिफिट्स हैं पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स के, वो कौन लेकर जा रहे हैं, नॉन पुअर। नॉन पुअर मतलब कौन, रिच क्लास। रिच क्लास उसका भी बेनिफिट ले रही है। जो प्रोग्राम्स गरीबों के लिए चलाए जा रहे हैं उधर भी कुछ ना कुछ फ्रॉड करके सारा बेनिफिट्स कौन लेकर जा रहे हैं, आपके नॉन पुअर। पुअर लोगों को फिर भी बेनिफिट नहीं मिल रहा। जैसे अगर गवर्नमेंट ने बोला होगा कि इनको एक लैंड मिलना चाहिए शेल्टर के लिए, इनको एक घर प्रोवाइड होना चाहिए, तो हो सकता है वो लैंड किसी और ने ले लिया हो, गरीब लोगों तक पहुंचा ही ना हो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से चीजें हैं। और ग्रेन्स में भी हो सकता है ग्रेन्स गरीबों के लिए आए और अमीर लोग ले गए, है ना, कुछ भी मतलब हो सकता है इस तरीके से। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स हुए हैं जिसकी वजह से पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम ठीक से काम नहीं कर पाया है। तो द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी क्या है, इम्प्रॉपर है। These programs depend mainly on government and bank officials for their implementation। ये programs किसके ऊपर डिपेंडेंट है, गवर्नमेंट और बैंक ऑफिशियल्स के ऊपर डिपेंडेंट है इनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए।
However, corruption, lack of training, pressure from the local leaders, and non-participation of local level institution resulted in improper implementation of the program. क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, करप्शन है, लैक ऑफ ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग भी ठीक से नहीं हुई है, प्रेशर भी है लोकल लीडर्स का, और द नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ द लोकल लेवल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि जो लोकल लेवल पे जो इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं वो तो ठीक से काम कर नहीं रहे, जिसकी वजह से जो हायर लेवल पर इंस्टीट्यूशंस है वो उनको एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं. ठीक है, रिजल्टेड इन द इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम. जो प्रोग्राम का क्या हो रहा है, इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, ठीक से इम्प्लीमेंट चीजें नहीं हो पा रही हैं. समझ में आ गया इतना? हाँ जी, चलिए आगे. Now the fourth very important point is lack of infrastructure. कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही ठीक तरीके से प्रोवाइड नहीं हो रहा. There was lack of infrastructural facilities such as schools, roads, power, telecom, IT services, training institutions, etc. in poverty-stricken areas. तो कह रहे हैं कि कई जगह पर स्कूल्स नहीं है, कहीं पर रोड फैसिलिटी नहीं है, पावर नहीं है, टेलीकॉम नहीं है, आईटी सर्विस नहीं है, और इन दी पॉवर्टी स्ट्रिकन एरियाज, यानी कि जो गरीब जगहें हैं, जो गरीब एरियाज हैं, उन जगहों पर ये वाली फैसिलिटी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, तो पॉवर्टी एलिवेट कहाँ से होगी, यानी कि पॉवर्टी रिमूव कहाँ से होगी. समझ में आ रही है चीजें? क्लियर हो रहा है? हाँ. अब पॉइंट नंबर 5 में हम बात कर रहे हैं लैक ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पुअर पीपल. जो गरीब लोग हैं वो भी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम में, यानी कि जो गरीबी हटाने के जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं उसके अंदर पुअर पीपल आर नॉट पार्टिसिपेटिंग अप टू देयर लिमिट्स, राइट? दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, इनका एक्टिव पार्टिसिपेशन है ही नहीं. हाई लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन अगर हो तो गरीबी मिट सकती है, बट इनका ऐसा नहीं है. यहाँ पर क्या लिखा है, हाई ग्रोथ रेट अलोन इज इनसफिशिएंट टू रिड्यूस पॉवर्टी. अगर ग्रोथ रेट बढ़ जाए तो अलोन इज इनसफिशिएंट, मतलब अगर सिर्फ ग्रोथ रेट बढ़ेगा तो ये इनसफिशिएंट है पॉवर्टी को हटाने के लिए. और भी चीजें चाहिए कि अगर सिर्फ ग्रोथ हो रही है तो क्या उससे पॉवर्टी मिट जाएगी? नहीं, हो सकता है सिर्फ रिच क्लास ही उसका बेनिफिट ले जाए. तो इसीलिए पुअर पीपल का भी एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. So in fact, there is a need for the active participation of the poor for the effective implementation of poverty alleviation programs. तो गरीबी को हटाने के लिए there is a need for the effective implementation of the, मतलब participation भी होना चाहिए poor का, active participation of the poor and effective implementation of the poverty alleviation programs. पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स का भी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, है कि नहीं? हाँ जी, जो लास्ट चलिए पॉइंट है, एक क्वेश्चन था. जो लास्ट पॉइंट पूछो है, पूछो. जो हमारा लास्ट पॉइंट है उसमें बोला एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पुअर पीपल. तो पार्टिसिपेशन जैसे जो हमने अभी प्रोग्राम्स पढ़े हैं उनमें. हाँ, जो मतलब पढ़ेंगे अभी पॉवर्टी हाँ. एलिवेशन जो प्रोग्राम्स पढ़ रहे हैं, अगर उसमें पुअर लोग पार्टिसिपेट करें गरीबी हम्म. हटाने के लिए तो चीजें हो हाँ. सकती हैं. और जरूरी नहीं है सिर्फ प्रोग्राम्स में, वैसे भी अगर आपकी सोसाइटी में या कहीं पर भी जहाँ पे आप रह रहे हो, जिस भी एरिया में आप रह रहे हो, अगर आप गरीब एरिया में भी रह रहे हो तो वहां पर अगर कोई प्रोग्राम हो रहा है, गवर्नमेंट कोई स्कीम लेकर आ रही है, तो वहां पर पुअर लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, जाना हम्म. चाहिए, पूछना चाहिए कि हाँ जी क्या स्कीम है आपकी, हम इसमें अपना योगदान कैसे दे सकते हैं. ठीक है, ताकि ये भी इंश्योर हो जाए कि जो रिच क्लास है कहीं वो उनको एक्सप्लॉइट ना कर दे, क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो फिर उनको लोग एक्सप्लॉइट भी कर देते हैं. तो ये भी इंश्योर करें, अगर सब लोग ग्रुप में जाए
और इकट्ठे अपने रिसोर्सेस को लेने की कोशिश करे तो हो सकता है गरीबी हट जाए, बट कई बार उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन ही नहीं होता। कितने सारे गरीब लोग होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि गवर्नमेंट जो है वो ये स्कीम लेकर आई है हमारे लिए। स्कीम का भी उन्हीं को पता होता है जो थोड़े पढ़े लिखे होते हैं। बिल्कुल जो पुअर पीपल है उनको तो स्कीम्स के बारे में भी नहीं पता चलता कि हाँ गवर्नमेंट ये स्कीम लेकर आई है या हमें ये करना चाहिए या करना चाहिए। इतना पता होता है तो कैसे करना चाहिए वो नहीं पता होता है ना। चलिए जो लास्ट पैराग्राफ है वो आप रीड करेंगे, करो। Poverty can be effectively be eradicated only when poor start contributing to the growth by their active involvement in the growth process. This is possible through a process of social mobilization, encouraging poor people to participate and get them empowered. This will also help in creating employment opportunities, which may lead to increase in levels of income, skill development, health, and literacy. तो क्या कह रहे हैं कि ये सारी चीजें पॉसिबल कब होगी? जब सोशल मोबिलाइजेशन होगा। मोबिलाइजेशन, ठीक है, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे और एनकरेज होंगे पुअर पीपल भी कि वो पार्टिसिपेट करें एम्पावरमेंट प्रोसेस के अंदर, और ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो पाए और जो लेवल ऑफ इनकम है वो इंक्रीज हो पाए। इन सारी चीजों पे जब वो कंट्रीब्यूट करेंगे तभी चीजें हो पाएंगी। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए आगे क्या है, कंक्लूजन है। कंक्लूजन कितना बड़ा है दिखाइए मुझे एक बारी। बस इसी पेज तक है, इसके आगे भी है? नहीं, बस इतना ही। इतना ही। चलिए कंक्लूजन भी अभी पढ़ लीजिए, फिर 4.9 पे आएंगे। पढ़िए इसे। Conclusion: Since independence, the objective of all four policies had laid emphasis on the rapid and balanced economic development with equality and social justice. Poverty alleviation has always been accepted as one of India's main challenges by the policymakers, and there have been certain positive results. The absolute number of poor in the country has gone down, and some states have less proportion of poor than the national average. Second, there is improvement in terms of per capita income and average standard of living. Third, there has been some progress towards meeting the basic needs of poor people. However, when we compare the progress of our country with progress made by many other countries, our performance has not been impressive. Moreover, the benefits of growth and development have not been reached to all the sections of the population. As a result, even after allocating and spending vast resources for eradication of poverty, we are still far, far from reaching the goal. हाँ जी, क्या समझ में आया? कंक्लूजन में ये बोला है कि इंडिपेंडेंस के बाद जो हमारा ऑब्जेक्टिव था, जो फोर पॉलिसीज थी, उनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि रैपिड बैलेंस और ग्रोथ हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे और इक्वालिटी और सोशल जस्टिस के लिए। तो जो हमारे पॉवर्टी एलिवेशन था वो हम इंडिया में बहुत मेन चैलेंज था लोगों के लिए, और जो पॉलिसी मेकर्स थे उनके भी, और इस चीज़ के काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स भी थे। तो जो पॉजिटिव रिजल्ट था कि पहला पॉजिटिव रिजल्ट था कि जो नंबर ऑफ पुअर थे कंट्री में वो उनका जो लेवल था वो कम हो गया था, और काफ़ी सारे स्टेट्स में जिनमें पहले पॉवर्टी काफ़ी ज़्यादा थी उनमें भी कम हो गई थी नेशनल एवरेज के कंपेयर में। फिर सेकेंड इम्प्रूवमेंट थी कि जो पर कैपिटा इनकम थी और जो लोगों का एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो भी इम्प्रूव हुआ। जो थर्ड पॉइंट है उन्होंने बताया कि जिन लोगों की पहले बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो पा रही थी उनकी अब बेसिक नीड्स भी पूरी होने लगी। फिर उन्होंने बोला कि अगर हम हमारी कंट्री के कंपेयर करें अदर कंट्रीज के साथ तो हमारी अभी भी परफॉर्मेंस पॉवर्टी को लेकर अभी भी इम्प्रेसिव नहीं है, और अभी भी हमें काफ़ी ग्रोथ और डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए, और काफ़ी सारे सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन के पास अभी वो चीज़ें नहीं पहुंच पाई है। फिर उन्होंने बोला एज अ रिजल्ट आफ्टर एलोकेटिंग और स्पेंडिंग वास्ट रिसोर्सेज, मतलब कि अभी भी एलोकेटिंग और बहुत सारे मनी को स्पेंड करने पे रिसोर्सेज और एराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी पे हम स्टिल उस गोल तक रीच नहीं कर पाए हैं जहाँ पे हम पॉवर्टी को फिनिश कर पाए। हाँ जी,
तो आपने सही बताया कि जो एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर है वो तो हमारी कंट्री में कम हुए हैं, ठीक है, has gone down, and some states have less proportion of poor than the national average. ठीक है, अगर नेशनल एवरेज लगाए तो कुछ स्टेट्स में उससे कम है गरीब लोग. सो देयर इज एन इम्प्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम में इम्प्रूवमेंट हुई है. एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में हमारा इम्प्रूवमेंट हुआ है. देयर हैज बीन सम प्रोग्रेस टुवर्ड्स मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ द पुअर पीपल. जो बेसिक नीड्स है पुअर पीपल की, उनको मीट करने में भी प्रोग्रेस हुआ है. बट ओवरऑल अभी भी हम काफी पीछे हैं अपने मेन गोल को अचीव करने में. ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई है आपको कि भाई हमने सारी चीजें कर ली, बट स्टिल वी आर फार अवे फ्रॉम आवर गोल, इजंट इट? समझ में आ गया कंक्लूजन? हाँ जी. कुछ रिपीट करना है बताइए. नहीं. नहीं. अब आ जाइए पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स पे. आपने वो दूसरी जगह पर वो खोल लिया है, वो जहां से खोला था ना बेटा जी, जो प्रोग्राम नंबर 1 है पॉवर्टी एलिवेशन का, उस पे आ जाओ. स्क्रीन को बड़ा कर दो. हम्म देखिए, जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स इन इंडिया लिखा है, ये दो तरीके के हैं. नंबर 1 इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम. नंबर 2 इज वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम. ठीक है, इसके अंदर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के अंदर क्या क्या चीजें हैं उसको देख लेते हैं. सबसे पहले लिखा है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, विच इज REGP. नंबर 2 इज प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना. प्राइम मिनिस्टर की जो रोजगार योजना है, दैट इज PMRY. अब यहाँ पर बहुत कंसंट्रेशन से सुनना, क्योंकि जितने आपके 1 मार्कर्स बनेंगे MCQ के लिए, वो यहाँ से ज्यादा बनेंगे. सबसे ज्यादा 1 मार्कर्स यहीं से बनने वाले हैं. नाउ अनदर वन इज स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना. ठीक है, शहरी रोजगार योजना, which is SJSRY. Next one is स्वम जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना. स्वम जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, SGSY. Now वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के अंदर आपके दो हैं. नंबर 1 इज संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, which is SGRY. And number 2 is National Food for Work Program, which is NFFWP. पढ़ना शुरू कीजिए. Self-employment programs. Some of the self-employment programs initiated by the government are: first, Rural Employment Generation Program, REGP. This program was started by the government to create self-employment opportunities in rural areas and small towns. It was implemented by Khadi and Village Industries Commission. Under this program, one could get financial assistance in the form of bank loans to set up a small industry. हाँ जी, देखिए अब हम बात कर रहे हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स की. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट आर, कुछ जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी कि अपने आप को खुद रोजगार मिल जाए, हम लोग खुद अपने आप से एम्प्लॉयमेंट हो जाए, एम्प्लॉयमेंट हमें मिल जाए. तो इसके लिए कुछ प्रोग्राम्स हैं जो कि गवर्नमेंट ने लाए हैं, जो कि प्रोग्राम्स गवर्नमेंट लेकर आई है. दैट इज द रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, कि गांव के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाए. सो दिस program was started by the government to create self-employment opportunities in the rural areas and small towns. कि कुछ ऐसा हो जाए कि लोग खुद ब खुद ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट कर ले. इट वाज इम्प्लीमेंटेड बाय खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन. तो ये कहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रहा था? आपका खादी में और विलेज इंडस्ट्रीज
कमीशन में. Under this program, one could get financial assistance in the form of bank loans to set up small industries. यानी कि गवर्नमेंट ने बोला कि जो रूरल एरिया है वहां पर एक छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगा दी जाए, और वहां पर इंडस्ट्रीज लगा दी जाए तो जिसकी वजह से क्या होगा, वहां पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएगी. भाई गांव के अंदर अगर एक इंडस्ट्री लग गई तो इंडस्ट्री के अंदर कम से कम 50 लोग तो काम कर लेंगे, 50 लोगों को तो रोजगार मिल जाएगा. तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, वो लोग क्या हो जाएंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएंगे, यानी कि खुद से पैसा कमाने लगेंगे, है ना. तो उससे उनकी पॉवर्टी मिट जाएगी, गरीबी हट जाएगी. तो इन्होंने बोला कि हम सरकार बोल रही है कि हम क्या देंगे, बैंक लोन्स भी देंगे. बैंक क्या करेगा, लोन प्रोवाइड करेगा कि आप लोग सेटअप कर लो स्मॉल इंडस्ट्रीज को. ठीक है, पहला योजना आपको समझ में आ गई. अब देखो ये जो आप योजना पढ़ रहे हो ये दिखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन ये इतना आसान होता नहीं है. ठीक है, इसको 4 टाइम्स 5 टाइम्स आपको घर पे अपने आप रीड करना है, ताकि जब इसका 1 मार्कर फ्रेम हो तो आपको चीजें समझ में आ जाए. समझ में आ रही है बात कि भाई अगर इसका 1 मार्कर फ्रेम होगा तो आपको आंसर करना आना चाहिए. कि अगर वो पूछ ले कि रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में क्या मेन फीचर रहा है, तो आप बताएंगे कि मेन फीचर क्या रहा है, इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग, कि इंडस्ट्रीज सेटअप हो और उससे फिर लोग इनकम जनरेट कर सके, है कि नहीं. चलिए, जो आपका दूसरा है दैट इज प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना. अब प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना में क्या है, लिखा है अंडर दिस प्रोग्राम द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड from low income families in rural and urban areas were given financial help to set up any kind of enterprise that generate employment. कि क्या बोला जा रहा है कि जो लोग एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड है, एजुकेशन है लेकिन क्या है, अनएम्प्लॉयड है, और कहाँ से बिलोंग करते हैं, फ्रॉम द लो इनकम फैमिलीज, जिन लोगों के पास पैसा भी नहीं है. ठीक है, एंड द अर्बन एरियाज were given financial help to set up any kind of enterprise that generate employment. कि बोल रहे हैं कि ऐसे लोगों को पैसा दिया जाए ताकि वो एक एंटरप्राइज सेटअप करे जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाए. सेम जैसे कि इंडस्ट्री अगर सेटअप होगी तो भी बहुत लोगों को जॉब मिल जाएगा. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा. सिमिलर मैनर में यहाँ पर भी बोला गया कि एक एंटरप्राइज सेटअप करते हैं जिसकी वजह से इनकम जनरेट हो जाएगी, क्योंकि जीने के लिए क्या चाहिए, पैसे चाहिए. पैसे होंगे तभी तो चीजें हो पाएंगी, है कि नहीं. फूड कहाँ से आएगा, क्लोथ्स कहाँ से आएंगे, शेल्टर कहाँ से आएगा, सारी चीजें मनी से आना है ना. सो PMRY, that is Prime Minister's Rozgar Yojana, attempted to generate employment by setting up 7 lakh micro enterprises during the 8th plan. जो 8th plan था, जैसे 5-year plans होते हैं, उसमें जो 8th plan था, तो PMRY attempted to generate employment by setting up 7 lakh micro enterprises. कि 7 लाख माइक्रो एंटरप्राइजेस, माइक्रो मतलब छोटे छोटे लेवल पे एक एक एंटरप्राइज सेटअप कर देंगे. कितनी एंटरप्राइज सेटअप करेंगे, 7 लाख एंटरप्राइजेस, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगा. सो बाय 2003 and 4, 3 million people got employment under the scheme. तो 2003-2004 तक 3 मिलियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला उस स्कीम के अंदर. समझ में आया, क्लियर हो गया. चलिए आगे चलिए, ये बॉक्स मैं नहीं पढ़ के बता रही हूँ, आप अपने आप रीड करेंगे. ठीक है, आगे ये जो आपका थर्ड है, इसमें लिखा है स्वर्ण जयंती शश्री रोजगार योजना. यहाँ पर बेटा मेरे पास प्रिंट थोड़ा क्लियर नहीं है, आप इसको रीड कीजिए.
फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है। स्वर्णा जयंती रोजगार योजना mainly aims at creating employment opportunities for both self-employment and wage employment in urban areas. This program seeks to provide gainful employment through encouraging the setting up of self-employment ventures or provisions of wage employment. It is a central sponsored scheme which is funded on 75 ratio 25 basis between the center and the states. इसका क्या नेक्स्ट समझ पेज में वाले आया? ये समझ नहीं आया। अच्छा, ठीक है, नहीं आया तो अच्छी बात है, मैं समझा दूंगी। लिखा है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ये योजना का नाम है। सबसे पहले तो नाम आपको याद रखने चाहिए सारी योजनाओं के, कि अगर इनका शॉर्ट फॉर्म आ गया और फिर फुल फॉर्म पूछ लेंगे तो ये भी एक वन मार्कर बन सकता है। तो लिखा है SJSRY, ये जो योजना है मेनली एम्स एट क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। इसके ऊपर ध्यान दे रहा है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए फॉर बोथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज एम्प्लॉयमेंट, ताकि उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी बात कर रहे हैं और वेज एम्प्लॉयमेंट के लिए भी बात कर रहे हैं इन अर्बन एरियाज। ये कहाँ की बात हो रही है बेटा जी? अर्बन एरियाज की। पहले जो ऊपर बात की है वो ज्यादातर रूरल एरियाज को के रिगार्डिंग था, ये अर्बन एरियाज के लिए है। This program seeks to provide gainful employment through encouraging the setting up of self-employment ventures or provision of wage employment। कह रहे हैं कि जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स शुरू हो जाए, कि यानी कि लोग अपने आप ही एनकरेज हो जाए और कोई ना कोई वेंचर या कोई ना कोई स्टार्टअप अपना खोल ले, बिजनेस अपना करना शुरू कर दे, सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाए। और दी प्रोविजंस ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट, या फिर वहां पर कुछ ऐसा हो जाए कि उस वेंचर के थ्रू वेज एम्प्लॉयमेंट शुरू हो जाए। वेज एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या? कि आपको इतनी सैलरी मिलेगी, इतना वेज आपको मिलेगा इस महीने में या एक साल में, इतना पैसा मिलेगा। तो ये प्रोविजंस वेज एम्प्लॉयमेंट की किसी वेंचर के थ्रू शुरू हो जाए, ये इस योजना का मेन स्कीम है। ठीक है, आगे लिखा है इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, कि इसको स्पॉन्सर कौन कर रहा है स्कीम को? सेंट्रल गवर्नमेंट, विच इज फंडेड which is funded on 25-25 basis between the center and state। कि यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसको स्पॉन्सर कर रही है और आपकी अलग अलग स्टेट्स भी स्पॉन्सर कर रही है। तो यानी कि एक ऐसा वेंचर स्टार्ट किया जाए जिसकी वजह से लोग सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो जाए, यानी कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहते हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाए, और जो वेज एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं यानी कि कुछ समय के लिए एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, उनको कभी कभी पैसा चाहिए, वेज एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो वो लोगों को वेज एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। समझ में आ गया? कोई डाउट है? नहीं? बेटा बस अगर मेरे को कोई ये, डाउट है तो पूछ लो। हाँ, ये जो फंडेड है ये 75 पॉइंट रेशियो 7 25 का क्या मतलब हुआ? अच्छा, ये 75 है? हाँ, सॉरी, मेरे को ना एक्चुअली, देखो 75 प्लस 25 करो कितना होगा? 75। 100। हाँ, तो बेटा 100% की बात कर रहा है, विच इज फंडेड ऑन 75-25 बेसिस, यानी कि 75% इसको कौन फंड कर रहा है? सेंट्रल सेंटर। गवर्नमेंट। और 25% कौन फंड कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट। सॉरी, मेरे यहाँ पे बेटा जी प्रिंट क्लियर नहीं है, मेरे को वो हाँ। दोनों 25-25 दिखा था। हम्म, वन इज 75 एंड वन इज जी। 25। तो 75% कौन स्पेंड कर रहा है आपका? सेंटर सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इसके लिए, मतलब स्पॉन्सरशिप ये दे रहे हैं सेंटर वाले 75%, और बाकी 25% आपके स्टेट स्टेट गवर्नमेंट। वाले। समझ में आ गया? हाँ जी। टोटल 100% होता है ना किसी भी चीज का, तो हाँ 75 आपका सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा है और 25% आपका स्टेट गवर्नमेंट। चलिए आगे। हाँ, एक मिनट। हाँ, एक मिनट में हो। हाँ हाँ, कोई बात नहीं।
इसके ऊपर क्या है? थोड़ा सा और ऊपर करो ना। ये हाँ, इतना ही है। ये उसी पेज के बाद ये उसी योजना का एक लास्ट पॉइंट है, इसको पढ़ो। Earlier, financial assistance was given to the families or individual under the self-employment programs. However, the government changed this approach in 1990s through the programs Swर्ण Jayanti Gram Swarozgar Yojana. हाँ जी, समझाइए क्या समझ में आया? उन्होंने बोला है कि पहले जो फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती थी वो फैमिलीज को और इंडिविजुअल लोगों को मिलती थी अंडर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स। फिर बाद में गवर्नमेंट ने उस अप्रोच को चेंज करके 1990 से करके उसे उस प्रोग्राम को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना से करने लगे। ठीक है, अब ये जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, अब उसको पढ़ेंगे। क्योंकि जब कह रहे हैं कि 1990s में गवर्नमेंट ने थोड़ा सा प्रोग्राम को क्या किया, चेंज किया। अब वो चेंज किया तो वो चेंज वाली योजना को हमें पढ़ना पड़ेगा। दैट इज पॉइंट नंबर 4, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, SGSY। चलिए पढ़िए। SGSY aims at promoting micro enterprises and to bring the assisted poor families, Swarozgaris, above the poverty line by organizing them into self-help groups, SHGs. People who wish to benefit from this scheme are encouraged to form self-help groups. Initially, they are encouraged to save some money and lend among themselves as a small loans. Later, through banks, the government provides partial financial assistance to SHGs, which then decide whom the loan is to be given for self-employment activities. Uh, this has now been restricted as National Rural Livelihoods Mission (NRLM). A similar program called National Urban Livelihoods Mission has also been in place for urban poor. हाँ जी, क्या समझ में आया? जो SGSY है वो एम करता है प्रमोटिंग जो छोटे छोटे एंटरप्राइजेज हैं और उनको और जो पुअर फैमिलीज हैं उनकी हेल्प करने के लिए और उनको पॉवर्टी लाइन के अब ऊपर आने के लिए और उनके लिए वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऑर्गेनाइज करता है। जो लोग इन सब चीज़ों से बेनिफिट होना चाहते हैं, इस स्कीम का बेनिफिट लेना चाहते हैं, उनको वो सेल्फ हेल्प हेल्प ग्रुप में आने को बोलते हैं, उनको इनकरेज करते हैं। फिर जो लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप में होते हैं उन्हें वो इनकरेज करते हैं कि वो मनी सेव करें और वो अपने उसी ग्रुप में ही मनी लेंड करें अमंग देमसेल्व्स और स्मॉल लोन्स लें। फिर बाद में स्मॉल लोन्स ले नहीं, स्मॉल लोन्स दे। कि मान लो एक ग्रुप बनाते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या होता है, एक ग्रुप बनता है 50 या 100 लोगों का जो गांव के इकट्ठे हो जाते हैं और वो थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते हैं हर महीने। कि मान लो लेट से 5,000 रुपीज सारे लोग इकट्ठा करते हैं, ठीक है। 5,000-5,000 रुपए सारे इकट्ठे करते हैं, या 2,000 लगा लो। 2,000 रुपए सारे लोग इकट्ठा करते हैं। 2,000 रुपए सारे लोग इकट्ठा करेंगे। और कितने लोग हैं? 100 लोग हैं। जब किसी को गांव में पैसे की जरूरत है, मान लो किसी की फैमिली में कोई बीमार हो गया या किसी के घर में कोई मैरिज है या कुछ भी जिसको मनी चाहिए, उस पर्सन को वो क्या दे देते हैं? लोन दे देते हैं। तो दैट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप। कि वो लोग आपस में ही एक गैदरिंग बनाते हैं, पहले एक ग्रुप बनाते हैं, फिर वो डिसाइड करते हैं कि हम हर महीने इतने पैसे बचाएंगे और फिर जब जिसको जरूरत होती है वो उनको लोन दे देते हैं। और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की वजह से वो अपना खुद का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये तो हो गया कि उनकी कोई जरूरत है तब, ये और ये भी होता है कि वो अपने लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट करते हैं। जैसे लिखा है, लेटर थ्रू बैंक्स द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स partial financial assistance to self-help groups, which then decide whom the loan is to be given फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज। की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज के लिए किसको पैसा दिया जाए। कि मान लो कोई कह रहा है कि मैं खेती बाड़ी करूंगा और खेती बाड़ी के साथ में मैं अपने साथ में 10 लोगों को और एम्प्लॉयमेंट दूंगा, तो लोग सोच रहे हैं कि हाँ जी इसको पैसा दे देते हैं, ये गांव की वेलफेयर के लिए काम कर रहा है, चलो इसको पैसा दे देते हैं। या कोई और भी चीज हो सकती है, अनदर एग्जाम्पल कैन बी टेकन। Now,
This has now been restructured as National Rural Livelihood Mission. इसको restructure करके इस तरीके से बोल दिया गया है, National Rural Livelihood Mission. A similar program called National Urban Livelihood Mission has also been in place for urban poor. यानी कि जो शहर के अंदर गरीब लोग रहते हैं उनके लिए नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन को भी काम में लाया गया है. ठीक है, इतना समझ में आया? क्लियर हो गया? अब बात करेंगे वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम की. इसे पढ़िए. The wage employment programs. The government has launched various programs to guarantee wage employment for the poor people, poor unskilled people living in rural areas. Some of them are Sampoorna Gramin Rozgar Yojana (SGRY). The scheme aims to provide additional and supplementary wage employment by undertaking labor-intensive work, thereby providing food and security and increasing nutritional level. Wages were paid as a combination of food grains and cash. The scheme of SGRY is open to all rural poor who need wage employment and desire to do manual and unskilled work in and around their village or habitat. हाँ जी, थोड़ा सा ऊपर करो, हल्का सा. तो बात कर रहे हैं वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम की. सबसे पहले ये होता क्या है? तो लिखा है द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड वेरियस प्रोग्राम्स टू जनरेट वेज एम्प्लॉयमेंट. कि सबको क्या मिले? वेजेस मिले. वेजेस मतलब हिंदी में बोलते हैं दिहाड़ी मिले, कि जैसे किसी ने एक दिन का काम किया तो उसको एक दिन के लिए वेज दे दी, है ना? समझते हो ना ऐसी बात? तो वेज मतलब जैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि हमेशा के लिए आपने खुद को इतना केपेबल बना लिया कि आपने अपनी एक इंडस्ट्री खोल ली और उसमें आप हमेशा के लिए एम्प्लॉयमेंट हो. लेकिन वेज एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि आपको वेज मिल रही है, एक सॉर्ट ऑफ सैलरी टाइप का सिस्टम हो जाता है ये. वेरियस प्रोग्राम्स टू जनरेट वेज एम्प्लॉयमेंट फॉर द पुअर अनस्किल्ड पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज. यानी कि गांव के अंदर जो गरीब लोग हैं, जो कि अनस्किल्ड है, जिनके पास कोई स्किल ही नहीं है, तो उनके लिए वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स चलाए गए हैं. एंड सम ऑफ देम आर, उसके अंदर हम कुछ बातें करेंगे. तो सबसे पहला जो प्रोग्राम है दैट इज संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना. संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना क्या है? ये एक ऐसी स्कीम है. द स्कीम एम्स टू प्रोवाइड additional and supplementary wage employment by undertaking labor intensive work. कि गांव के लोगों से लेबर कराई जाती है जिसकी वजह से यहाँ पर उनका वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाती है, देयर बाय प्रोवाइडिंग फूड सिक्योरिटी एंड इंक्रीजिंग न्यूट्रिशनल लेवल्स. तो क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है? उनको फूड प्रोवाइड किया जाता है, सिक्योरिटी, और उनका न्यूट्रिशन लेवल का भी ध्यान रखा जाता है. इसके अंदर 2 पॉइंट्स है. पॉइंट नंबर 1 विच इज wages were paid as a combination of food grains and cash. कि पैसों की जगह, मतलब पैसे तो देते हैं लेकिन साथ साथ में क्या भी दे देते हैं? फूड ग्रेन्स भी दे देते हैं, अनाज भी प्रोवाइड कर देते हैं. ठीक है. दूसरी चीज, द स्कीम ऑफ SGRY is open to all rural poor who need wage employment and desire to do manual and unskilled work in and around their village or habitat. बोल रहे हैं जो SGRY है ये ओपन है सारे रूरल पुअर को, कि सभी गरीब लोग इसमें जुड़ सकते हैं. who need wage employment, यानी जिनको वेजेस चाहिए, और जो कि मैनुअल वर्क करना चाहते हैं, अनस्किल्ड वर्क करना चाहते हैं, इन एंड अराउंड द विलेज हैबिटेट. कि विलेज एरिया में या विलेज के बाहर भी अगर कोई काम करना चाहते हैं तो वो सारी चीजें यहाँ पर इनको प्रोवाइड कराई जाती है. इतनी बात समझ में आ गई? आई थिंक ये लास्ट पॉइंट है ना, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम. हाँ जी, ये लास्ट है ना. चलिए इसको पढ़िए, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा. हाँ ये काफी बड़ा है. काफी बड़ा है ये. कितना मतलब बड़ा है? ये 1.5 मतलब इस पेज का, और ये पूरा पेज ज्यादा. अच्छा, 1.5 पेजेस का एक हाँ. पॉइंट. चलिए पढ़िए पढ़िए, पढ़ना तो है.
National Food for Work Program (NFFWP). This program was launched in 2004 with the objective of intensifying the generation of supplementary wage employment. NFFW was initially implemented in 150 most backward districts of the country to provide additional resources apart from the resources available under SGRY. The program was implemented as a 100% centrally sponsored scheme. This program was incorporated in Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MG Narega) in 2005. एक्सप्लेन करो ये तीनों पॉइंट्स. तो ये वाला समझ नहीं आया मेरे को. चलिए. नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ये स्कीम का नाम है. दिस प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 2004. 2004 में ये लॉन्च किया गया with the objective of intensifying the generation of supplementary wage program, कि supplementary wage employment सबको मिलती रहे, इसलिए wages मिलती रहे बेसिकली, इसके लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया. तो NFFWP was initially implemented in 150 most backward districts of the country. वो डिस्ट्रिक्ट जो सबसे ज्यादा बैकवर्ड थी उनके लिए ये इम्प्लीमेंट किया गया. टू प्रोवाइड एडिशनल रिसोर्सेज अपार्ट फ्रॉम द रिसोर्सेज अवेलेबल अंडर SGRY. जो ऊपर स्कीम पड़ी थी SGRY की, उससे ज्यादा रिसोर्सेज इसमें प्रोवाइड किए जाए, इसलिए ये बनाया गया. द प्रोग्राम वाज इम्प्लीमेंटेड एज 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको 100% स्पॉन्सर करती है. फिर थर्ड पॉइंट इज दिस प्रोग्राम वाज इनकॉर्पोरेटेड इन महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इन 2005. ये जो प्रोग्राम है नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ये वाला जो प्रोग्राम है ये आपका MG नरेगा में भी इनकॉर्पोरेट किया गया है. MG नरेगा का जो प्रोग्राम है उसके अंदर भी ये प्रोग्राम को डाला गया है. समझ में आ गया? हाँ जी, चलिए नेक्स्ट पेज. MG Narega aims at enhancing the livelihood security of people in rural areas by guaranteeing 100 days of wage employment in a financial year to rural households whose adult members volunteer to do unskilled manual work. All those among the poor who are ready to work एक सेकेंड. हाँ जी. इसमें बोला कि जो MG नरेगा है उसका जो प्रोग्राम है वो ये कह रहा है कि 100 डेज का वेज एम्प्लॉयमेंट किसको मिलना चाहिए एक फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि जो आपका एक साल है, एक साल के अंदर कम से कम 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट गरीब लोगों को मिलना चाहिए, वो जो कि काम करना चाहते हैं और जिनके पास कोई काम नहीं है, उन लोगों को. चलिए अब सेकंड पॉइंट पढ़िए. All those among the poor who are ready to work at the minimum wage can report for work in areas where this program is implemented. कि भाई जोन से लोग काम करना चाहते हैं वो जाकर इस प्रोग्राम के थ्रू काम को ले सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट को ले सकते हैं. In 2013 to 14, nearly 5 crore households got employment opportunities under this law. 5 करोड़ घरों को ये अपॉर्चुनिटी मिली थी एम्प्लॉयमेंट की इस लॉ के अकॉर्डिंग, कि 100 दिन का काम तो एक साल में सबको मिलेगा ही मिलेगा. आगे. In addition to above mentioned programs, some more anti-poverty programs were initiated by the government, like Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, Pradhan Mantri Gram Odaya Yojana, Valmiki Ambedkar Awas Yojana, etc. ये सारे योजनाओं के नाम है, ये आपको याद करने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा. ठीक है, देखिए आपका जो सबसे ज्यादा जो 1 मार्कर्स बनेंगे ना वो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम से बनेंगे. तो इसको एक बार मैंने पढ़ा दिया, 5-6 बारी आपको घर पे खुद पढ़ना है. ठीक है, तब आपको समझ में आ पाएगा. तो ये वाले सारे प्रोग्राम्स का नाम है, इसमें मैं क्या बताऊं. आगे चलिए, आगे पैराग्राफ. इंडियन ये लास्ट गवर्नमेंट. पैराग्राफ है ना हाँ कि जी. और भी है? नहीं, ये लास्ट है. हाँ पढ़ो.
Indian government has also introduced a few schemes to provide health insurance to poor people. From 2014, a scheme called Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana is available, in which people in India are encouraged to open bank accounts. Besides promoting savings habit, this scheme intends to transfer all the benefits of the government schemes and subsidies to the account holders directly. Each bank account holder is also initiated to rupees 1 lakh accident insurance and 30,000 life insurance cover. हाँ जी, चलिए समझाइए ये योजना क्या है। जो इंडियन गवर्नमेंट है उनने और फ्यू हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स भी प्रोवाइड की है पुअर पीपल को। 2014 में एक स्कीम उनने लॉन्च की थी, प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसमें पीपल को इनकरेज किया गया पुअर पीपल को अपने बैंक अकाउंट खुलवाने के, और उनको बोला गया कि आप सेविंग्स करो, और जो स्कीम है वो जो भी बेनिफिट्स गवर्नमेंट उनको देती है स्कीम से, वो डायरेक्टली उन लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। और जो जो ईच बैंक अकाउंट होल्डर होता है, जो भी पर्सन का अकाउंट बना होता है, उससे 1 लाख एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलता है और 30,000 लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलता है। ठीक है, बताओ, समझ में आ गया? हाँ जी। कुछ समझाना है? नहीं, ये नेक्स्ट पढ़ना है, ये सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम। चलो एक बार नीचे करो। नहीं, ये नहीं पढ़ना, ये अपने आप पढ़ लेना, एक पैराग्राफ तो पढ़ लोगे। 4.10 हम कर चुके हैं, क्रिटिकल इवैल्यूएशन। हाँ, हाँ जी। ये चैप्टर पूरी तरीके से कवर हो चुका बेटा जी, लाइन टू लाइन। इसके बाद और कुछ तो नहीं था ना कंक्लूजन के बाद? नहीं, ये लास्ट चीज है ना, यही लास्ट था। चलिए, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब बता दो, इस चैप्टर में कोई डाउट है? नहीं, अभी तक तो नहीं, एक बार ही वापस पढ़ूंगा फिर बता। बता देना। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना। अगर कोई क्वेरी या डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है? और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना। एंड विश यू ऑल द लक। जो आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, बहुत कम टाइम रह गया है, हार्डली 20 days। ठीक है, 20 दिन के बाद आपका बोर्ड एग्जाम है, तो उसके लिए अच्छे से पढ़ाई करो। सबके लिए यही है, बेस्ट विशेस हैं कि सारे बच्चे अच्छे से एग्जाम दे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। और रिकॉर्डिंग को पॉज कर दो।